बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदासिब। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में आज उस हस्ती का मैं ज़िक्र करने जा रही हूं जिन्होंने, अगर असल मायने में टीवी शोज़ की बात की जाए तो आमिर लियाकत हुसैन साहब, जो मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं, इन्होंने टीवी प्रोग्राम्स का आगाज़ किया 2003 में। मतलब इससे पहले वो टीवी प्रोग्राम्स कर रहे थे, लेकिन जो उनको शोहरत मिली 2003 में, उनको आलिम ऑनलाइन से उनको शोहरत मिली। उन्होंने जो है बहुत अपनी जो है मीडिया इंडस्ट्री में उनकी बहुत खदमात रही हैं। उनके जो जिस तरह से उनके ऊपर मीम्स बनते थे, वो लोग उनका मजाक बनाते थे, लेकिन वो कभी भी उन्होंने इस चीज़ को माइंड नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था जब लास्ट उनके जो बयानात आ रहे थे, और मैंने जब वो देखे बयानात के, जब उनकी जो ज़ाहिर आपस की उनके जो मामला थे, फैमिली के इंटरनल जो उनके मैटर्स थे, जिस पे सोशल मीडिया और जो है उस पर लोगों ने उनकी जो है वीडियोज़ का मीम्स बनाया। उन्होंने कहा कि एक आँख से आंसू गिर रहे हैं और दूसरी आँख से क्यों नहीं। मतलब आप किसी को इतना जो है पर्सनली टॉर्चर कर रहे हो कि आज आमिर लियाकत हुसैन जो है हमें नहीं है। अल्लाह उनकी मगफिरत करें। उनकी फैमिली की तरफ से जिस तरह से जो कहा जा रहा था कि आज उनका जो है उनकी आखिरी रसूमात जो है अदा की जाएंगी। बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या था। ये सिर्फ एक पाकिस्तान का नहीं, बल्कि मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस था। पूरी दुनिया में उनके इतने फ़ैन फॉलोइंग थी, लोग उनको इतना चाहते थे। मतलब मैं भी आमिर लियाकत हुसैन साहब मरहूम, जो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी मैं जो है उनको मैं फ़ॉलो करती थी। जिस तरह से उनका बात करने का अंदाज़ था, उनकी उर्दू इतनी अच्छी थी। वो एक शायर थे। मतलब टीवी पे मेज़बानी तो वो करते ही थे, लेकिन जो नए नए कॉन्टेंट्स लेके आते थे, गेम शो जिस तरह से वो मुतारिफ उन्होंने कराया, उसके बाद जो है उन्होंने आलिम ऑनलाइन, जब इतने बुरे हालात थे, उसमें उन्होंने जो है अपना एक अहम किरदार अदा किया। जिस तरह से मसाजिद पे हमले होते थे, उन्होंने उसमें अपना एक बहुत अहम रोल अदा किया। तो आमिर लियाकत हुसैन साहब जो है आज हम में नहीं हैं। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनके साहबजादे अहमद आमिर और दुआ आमिर जो है अभी जो है सरखाने पहुंचे हैं। उनकी डेड बॉडी जो है वहाँ पे वो रिसीव करने के लिए गए थे, लेकिन एसएसपी ईस्ट की जानिब से जो है पहले तो उनको कल तक ये यकीन दहानी दिलाई गई थी कि आपको जो उनकी डेड बॉडी वो हैंड ओवर कर दी जाएगी। लेकिन आज जो है वो कह रहे कि हाई प्रोफाइल केस से पोस्टमार्टम के बगैर जो नहीं होगा, और अगर आपको बॉडी चाहिए तो आप कोर्ट से रुजू करें। इसी हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और आज 4 बजे जो बजट पेश होने जा रहा है, क्या आवाम के ऊपर एक और बम गिराया जा रहा है? ये बजट आवाम दोस्त हो गया, आवाम दुश्मन हो गया? इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। जिस तरह से मैं ब्रेक से पहले जिक्र कर रही थी, आमिर लियाकत हुसैन साहब जो है उनकी शख्सियत के हवाले से, वो जो है अगर उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने सारी ज़िंदगी एक शोहरत में गुजारी, और आखिर में जिस तरह से वो डिप्रेस्ड रहे, वो क्या वजूहात थी, क्या मामला थे, ये तो हम गुफ्तगू करते रहेंगे। पहले मैं अपने स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नज़ाकत साहब, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं पीटीआई से अदनान इस्माइल साहब। मैं आप दोनों को खुश आमदीद करूँगी। आप लोग खैरियत से? मैं नज़ाकत साहब आपसे स्टार्ट करूँगी। आमिर लियाकत हुसैन की जो शख्सियत थी, वो जिस तरह से उन्होंने टीवी शोज़ की मेज़बानी की, उन्होंने उसमें काफ़ी शोहरत उनको मिली। फिर उन्होंने सियासत में कदम रखा। सियासत में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा, जिस तरह से उनकी कारकर्दगी रही है, काफ़ी मतलब फ़ैन फॉलोइंग तो उनकी थी, एक फेमस पर्सनैलिटी थी। फिर उसके साथ साथ वज़ीर मुमलिकत भी वो रह चुके हैं। उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ एमक्यूएम से किया, फिर उन्होंने उसके बाद और पार्टीज़ ज्वाइन की। आप उन्हें एज अ पॉलिटिशियन, एज अ मतलब होस्ट, किस तरह से आप उन्हें जानते थे, किस तरह से देखते थे आप उन्हें? बहुत शुक्रिया। आमिर लियाकत साहब की डेथ का यकीनन पूरे पाकिस्तान को बहुत अफसोस है। मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, और मैं समझता हूँ कि आमिर लियाकत साहब की बड़ी खिदमातें, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब आमिर लियाकत साहब आलिम ऑनलाइन करते थे, और उसमें दुनिया के जो 500 बड़े मजहबी असर रखने वाले लोगों में उनका नाम था, कि जो अपने जो उनकी फैन फॉलोइंग थी, जो उनको लोग सुनते थे, उनको फॉलो करते थे। मैं समझता हूँ कि आमिर साहब की ज़िंदगी काफ़ी, ये आखिरी 3-4 साल बहुत डिस्टर्ब रही है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी थी, उसके ऊपर किसी को भी कमेंट नहीं करना सही चाहिए बात था, है, लेकिन बिल्कुल। बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि जिस तरह लोगों ने अपने फेसबुक पेज पे
पेज की रेटिंग बढ़ाने के लिए उनको फॉलोइंग, और पूरी दुनिया में जिस तरह सोशल मीडिया पे उनको उनकी पर्सनल वीडियोस को जिस तरह से फॉलो किया गया और जिस तरह से वायरल किया गया, मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। और उस शख्स के पास और कोई हल नहीं था सवाए इसके कि वो इतना डिप्रेस होता। ज़ाहिर है जिस शख्स के साथ हम लोग ये कर रहे थे, हम पाकिस्तानी कर रहे थे ना, सारे मिलके मीम बना रहे थे, उनको उनकी नकलें उतार रहे थे, मुख्तलिफ तरह की चीजें कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज से सबक हासिल करना चाहिए। और पहले भी देखें, ये आज सिर्फ एक आमिर लियाकत साहब के साथ नहीं हुआ, पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह हुआ। जमीर अख्तर जाफरी साहब थे, उनके साथ किस तरह पाकिस्तान के लोगों ने कितना बड़ा मजाक किया है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग, जाहिर है जिस बंदे की जिंदगी के ऊपर अपनी पर्सनल शोहरत के लिए हम लोग जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, तो आमिर लियाकत साहब, मैं पिछले दिनों मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, और बहुत मुझे लग रहा था कि वो बहुत डिप्रेस है, बहुत ज्यादा। इस्लामाबाद में मेरी उनसे अचानक मुलाकात हुई है, लेकिन मुझे लगा कि आमिर लियाकत साहब जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो बहुत मुश्किल। लेकिन इससे मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान है, पाकिस्तान की यूथ है, उसको ये सबक हासिल करना चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह हम लोग कर रहे हैं कि किसी की जान ले लें। और फिर जब आप किसी की इस तरह की वीडियोस अगर आप वायरल करेंगे, हम लोगों ने की ना, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने की, पूरी दुनिया में इसका इल्जाम इंडिया पे या अमेरिका पे तो नहीं लगा सकते, हम लोगों ने उनको किया। लेकिन नज़ाकत साहब, यहाँ पे एक अफसोस की बात यह है कि अगर यहाँ पे एक आम शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पे लीक हो जाती है तो साइबर क्राइम फौरी तौर पे एक्टिव हो जाते हैं, वो पेज ब्लॉक कर दिया जाता है, वो आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। तो उस वक्त साइबर क्राइम हमारा कहाँ था, जब इस तरह की चीजें, इस तरह की मीम्स, जब इस तरह की चीजें वायरल हुई तो ये वायरल ही होती गई, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शंस नहीं हुए थे। इसमें मैं वो साइट्स क्यों नहीं ब्लॉक कराई गई? ना कि सिर्फ हमारे साइबर क्राइम को इन्वॉल्व होना चाहिए था, बल्कि उसको ये देखना चाहिए था कि ये वीडियोस आ कहां से रही हैं। ठीक है, आजकल तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि सारी चीजें, मेरे ख्याल में 2 दिन में इन्वेस्टिगेट करके उनको वो पता कर सकते थे कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और वो शख्स आया पाकिस्तानियों के सामने आके रोया, उसको भी, उनके रोने पे भी मजाक उड़ाया, उनके रोने पे भी उनका मजाक बनाया, हम लोगों ने मजाक उड़ाया। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है मैं आज बहुत दुखी दिल के साथ ये कहता हूँ कि आमिर लियाकत साहब के साथ हमारी कौम ने बहुत ज्यादती की है। और जिन लोगों ने अपने पेज और पैसों के खातिर आमिर लियाकत साहब की वीडियोस वायरल किए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही काबिल मजम्मत है, काबिल एतराज़ है। और उन लोगों को ये सबक सीखना चाहिए कि आज हमने एक ऐसे शख्स की जान ले ली कि जिसकी आप स्पीचेस उठा के देख लें, जिसके आप रमजान ट्रांसमिशन उठा के देख लें। असेंबली के अंदर मैं आज एक स्पीच सुन रहा था उनकी, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच उन्होंने असेंबली के अंदर दी है। तो हमने अपना एक नुकसान किया, मैं समझ रहा हूँ। देखें, कोई भी शख्स अगर मिसाल के तौर पे अगर उसकी जाती जिंदगी डिस्टर्ब हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों को चाहिए था कि उनको फैसिलिटेट करते, उनको मोटिवेट करते, उनको इस चीज पे काउंसलिंग करते कि आप उस रास्ते पे नहीं, इस रास्ते पे आ जाएं। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि आमिर लियाकत साहब के लिए लोग वेट करते थे कि आमिर लियाकत साहब इस साल कौन से चैनल पे रमजान ट्रांसमिशन करेंगे। और फिर जब आमिर लियाकत साहब दुआ किया करते थे, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, कोई दूर की बात नहीं है, मेरे ख्याल में 7-8 साल, 4-5 साल पहले की बात है। तो जिस तरह दुआ करते थे, मुझे बहुत अफसोस हुआ। आमिर लियाकत साहब, जाना तो हर एक इंसान ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो 65% नौजवान है, आज उनको ये चीज सोचनी चाहिए और आज से ये तजदीद ऐद करना चाहिए कि कम से कम किसी की जाती जिंदगी की और किसी का इस तरह ना करें, ताकि इतना बड़ा नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नज़ाकत साहब, इसमें आपका, मेरा, हमारी कौम का, इसमें सबका ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार रहा है कि आज आमिर लियाकत हुसैन जैसी शख्सियत, वो एक शख्स नहीं, वो एक शख्सियत थी, हमारे मुल्क का असासा था, मीडिया का बहुत बड़ा जो है नाम था। मतलब मेरी उनसे पर्सनली मुलाकात हुई, मतलब जिस तरह से इतने हम्बल, डाउन टू अर्थ, हर तरह से, मतलब वो बहुत बहुत नफीस, बहुत अच्छे इंसान थे। मतलब अपने छोटों की, अपने बड़ों की हर तरह से बहुत रिस्पेक्ट करते थे अदनान साहब, क्योंकि ज़ाहिर तहरीक इंसाफ से भी उनका आखिर तक उनका ताल्लुक़ रहा।
एमएनए थे और जो है खान साहब के काफ़ी करीबी थे। वो एंड टाइम तक जो है वो कहते रहे कि मैं जो हूँ खान साहब को नहीं छोड़ सकता। आपने उन्हें कैसा शख्स पाया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और उनके जो भी इंसान के ज़ाहिर है कुछ इंसान सवाब करता है, कोई गुनाह करता है, कोई दानिस्ता नादानिस्ता गलतियाँ भी करता है, अल्लाह उनको बख्शे। पाकिस्तान ने आज एक बहुत अच्छा और मल्टी टैलेंटेड इंसान खोया है। मैंने उनको रमज़ान ट्रांसमिशन से लेके टीवी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स एंकर्स सारों में देखा, फिर मैंने उनको पॉलिटिक्स में बहुत करीब से देखा जब वो तहरीक इंसाफ उन्होंने ज्वाइन की, तो हमारा साथ रहा। हमने जब कोई एहतजाज किया तो साथ होते थे, गम खुशी में साथ होते थे। फिर उनसे हमारी वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट हवालों से मुलाकातें रहीं, पॉलिटिकल मुलाकातें रहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज उनका इंतकाल हो गया। बहुत टैलेंटेड आदमी थे, बहुत ज़्यादा। और इतना ज़्यादा नॉलेज होना, इतनी ज़्यादा चीज़ें टाइमली वक्ती उनके पास नॉलेज होती थी कि मैं तो बहुत देखता था, लोगों से कहता भी था कि भाई ये बड़ा मल्टी टैलेंटेड आदमी है। ज़ाहिर है जैसे नज़ाकत साहब ने कहा कि उनकी पर्सनल लाइफ है, तो ये हमें वाकई ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी सिर्फ रेटिंग बढ़ाने के लिए पर्सनल लाइफ किसी की नहीं ख़राब करनी चाहिए। क्या हम जिनको फॉलो करते हैं यहाँ पर ले लें या आप यूरोप में ले लें, वेस्टर्न वर्ल्ड में ले लें, अमेरिका में ले लें, जितने स्टार्स होते हैं, क्या आपको नहीं पता उनकी पर्सनल लाइफ क्या होती है? लेकिन हम उनकी पर्सनल लाइफ छोड़ के उनके कॉन्सर्ट्स, उनके प्रोग्राम्स, उनके टीवी शोज देखने जाते हैं और हज़ारों डॉलर्स खर्च करके जाते हैं। तो क्या हमारा एक स्टार अगर उसकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब है तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ये एक उसकी पर्सनल लाइफ है, ज़ाती ज़िंदगी है। वो एक शादी करे, 2 शादियां करे, जो भी करे, गलत करे सही करे, वो उसका और उसके रब का ताल्लुक है। और ये हमारा कोई इसमें हक नहीं बनता कि हम अपने एक पॉलिटिकल या एक टीवी एंकर ले लें। ज़रूरी नहीं है हर आदमी को पॉलिटिकल आदमी पसंद हो, जो भी ले लें, पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, पाकिस्तान का नाम जुड़ा है उस आदमी के साथ। तो हमें चाहिए कि हम कभी इस तरह की चीज़ें ना करें, सिर्फ अपनी एक छोटे से वक्त के एंजॉय करने के लिए हम किसी की ज़िंदगी डिस्टर्ब करें ना करें। बाकी आमिर लियाकत साहब की जहाँ तक बात है, उनसे बड़ा क्लोज हमारा ताल्लुक रहा, हमने पॉलिटिकली भी साथ काम किया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इतना टैलेंटेड आदमी कम ही लोग होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनसे हमारी लास्ट जो मुलाकात मेरी डिटेल्ड हुई थी वो उस टाइम ही हुई थी जब ये सारा सियासी गर्मी चल रही थी, आपने देखा था। और उसके बाद वैसे ही महफिल में हुई। तो ही इज़ ऑलवेज बीन क्लोज टू अस। मेरी उनसे काफ़ी मुलाकात थी और साथ काम भी किया हमने। उनका हल्का भी ये खुदादाद कॉलोनी सारा ये जो है यहाँ पर जहाँ उनकी रिहाइश गाह थी, ये वाला हल्का, तो इसमें हमने थोड़ा सा काम भी किया उनके साथ, क्योंकि हमारे जितने प्रोटेस्ट और जितनी रैलीज और जो भी होता था वो कायदा सिंह के मज़ार की तरफ ज़्यादा होता था, तो उसमें वो उनका इलाका भी था, उस तरफ की साइड पे लगता भी था, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट उसलिए ज़्यादा भी हो जाती थी उसके अंदर। तो अच्छा साथ रहा जी, मिस करेंगे उनको बहुत ज़्यादा। ही वाज अ वेरी गुड गाय। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे पास भी अल्फाज नहीं है। वो शख्स जिनके पास अल्फाजों का ख़जाना, नॉलेज का ख़जाना हुआ करता था। मुझे याद है जो उनके घर है उसमें जो उनकी लाइब्रेरी बनी हुई है खुदादाद का कॉलोनी में, उनके नाना के ज़माने की वो लाइब्रेरी है। वो उस वक्त से, वो जब से छोटे से थे तब से ही वो किताबों का उन्हें बहुत शौक़ था, और जो है बहुत जो है दीनी किताबें वो पढ़ा करते थे। इस्लामिक स्कॉलर भी रह चुके ज़ाहिर है वो थे, और जो है किसी भी हवाले से किसी भी टॉपिक पे आप उनसे डिस्कशन कर लें, उनके पास जो है नॉलेज का ख़जाना था। आमिर लियाकत हुसैन जैसी शख्सियत हमें दोबारा कभी नहीं मिल सकती। प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे आमिर लियाकत हुसैन, मरहुमा आमिर लियाकत हुसैन की शख्सियत के हवाले से। मैं ब्रेक से पहले हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो नज़ाकत साहब मुझे बता रहे थे कि उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने अपने लेटर हेड पे जो है वो कुछ रोड्स की हवाले से मेरे ख्याल में 3 दिन पहले नासिर शाह साहब ने सीएम साहब को रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ स्कीम्स वगैरह रखनी है इस बजट के अंदर। तो हम सारे इकट्ठे थे, नासिर शाह साहब के साथ थे, तो वो बता रहे थे कि हमने उनकी 2 स्कीमें भी वहाँ पे बजट में रखवाई थी। लेकिन
मैं समझता हूँ कि अगेन मैं वही बात कहूँगा कि हम लोग जब तक इंसान जिंदा होता है उसको डीवैल्यू कर रहे होते हैं, उसको क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का जो नेगेटिव यूज़ होता है उसके ऊपर हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन जाने के बाद आज उन लोगों को भी मैंने रोते देखा, क्योंकि हम लोगों को बिलीव नहीं होता कि एक दिन ये शख्स जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं या जिसको हम डिग्रेड कर रहे हैं ये हम में नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाती एहतराम ख़त्म नहीं होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हर जगह पे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी हैं, मुख्तलिफ वर्कर्स के साथ भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ज़ाती एहतराम है वो नहीं ख़त्म होना चाहिए। और आमिर लियाकत साहब इतने टैलेंटेड थे कि अंग्रेज ऐसे लोगों के बारे में लिखता है कि इम्तान देने वाला इम्तान लेने वाले से ज्यादा तेज होता है। इनके ऊपर बिल्कुल वो बात खत्म होती है। मैं बड़ा लाइक करता था जब ये आलिमान लाइन करते थे, और फिर आपको पता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहेंगे जनरल परवीन शरफ साहब की गवर्नमेंट में, और खुद जनरल साहब उनको बहुत लाइक करते थे। और मुझे याद है कि कराची में जब भी आमिर लियाकत साहब कहीं जाते थे और इतने लोग उनके साथ फोटोज बनवाते थे, सारा मतलब आज मुझे सारी चीजें वो रिकॉल हो रही हैं कि किस तरह आमिर लियाकत साहब कितना उरूज पे गए और वापस आए फिर। और कोई एक फील्ड में नहीं, जिस फील्ड में भी गए पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, वो एमकेएम में थे, बाद में वो पीटीआई में गए, पीटीआई में भी उन्होंने काम किया, तो वो अपनी जगह पे, लेकिन उनका जहाँ पे भी गए उन्होंने अपना टैलेंट शो किया है और पूरे मनवाया है कि मैं ये भी कर सकता हूँ जिस फील्ड के, चाहे वो एंकर थे, चाहे वो मजहबी स्कॉलर के तौर पे देख अपने इंट्रो में यही सारी चीजों का तो उन्होंने मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी भरपूर लाइफ गुजारी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है, मैं अभी आते हुए जेडीसी वाले जफर अब्बास साहब को सुन रहा था, उन्होंने भी जिस तरह बात की कि हम लोग बिल्कुल जिन लोगों ने मेरे ख्याल में आमिर लियाकत साहब की वीडियोस वायरल किए और इस तरह की वीडियोस वायरल किए, उस पर इंक्वायरी भी, ना कि सिर्फ इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन मैं ये लोगों से आज लोगों से कहता हूं कि जिन लोगों ने अपने पेजेस के ऊपर या फेक पेज बना के उनकी वीडियो वायरल की है, खुदारा आज कम से कम सारी वीडियोस डिलीट होनी चाहिए और ये चैप्टर कम से कम ये एक बहुत अच्छा मैसेज है, और क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे बीच में नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसमें हमें कमिटमेंट, ये अपने आप के साथ कमिटमेंट करना चाहिए कि किसी के साथ भी, चाहे कोई, देखें आजकल हमारी और पीटीआई के दोस्तों की बड़ी सर्दी गर्मी रहती है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, लेकिन किसी की जात के ऊपर, मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इमरान खान साहब की शादी टूटी रियाम खान साहिबा के साथ, तो टॉप टू बॉटम में एक मैसेज दिया कि इमरान खान साहब की जाती जिंदगी के हवाले से, चाहे कोई लीडर है, कोई कारकुन है, टॉप टू बॉटम चेयरमैन साहब का मैसेज ये था कि इमरान खान साहब की जाती जिंदगी के ऊपर हमने कोई कमेंट नहीं करना। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जेस्चर हमें शो करना पड़ेगा बीइंग ए नेशन कि हमें कोई भी डिफरेंसेस किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसकी जाती जिंदगी को जब हम इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, तो फिर ये हादसात होते रहेंगे। पहले देखे ना जमीर अख्तर जाफरी साहब कितना डिप्रेस होकर इस दुनिया से गए, वो एक मजहबी स्कॉलर थे, उनकी खिदमात थी, उनको लोग सुनते थे, और आज भी हम लोग ये अगर हम कमिटमेंट करें अपने आप के साथ कि हम आज के बाद कम से कम किसी की शख्स को, चाहे वो कोई भी आदमी है, उससे आपके कितने इख्तलाफ क्यों ना हो, लेकिन इस तरह की मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का यूज, इसको ना कि सिर्फ बंद होना चाहिए और इसको रेगुलेट करके, और ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए कि कौन लोग इन्वॉल्व थे, और खास करके जहां से ये वीडियो चली है वो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई साइंस नहीं है, वो सारी चीजें सामने है कि जिसने वायरल की है वो सबको पता है, वो सब मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेट करें, एक दिन का काम है। जब तक किसी को सजा नहीं मिलती इसमें, और जब तक जिन लोगों ने ये काम किया है उनको कटहरे में नहीं खड़ा करते, ये हादसात हमारे साथ होते रहेंगे और ये बहुत अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़मीर अख्तर, फिर उसके बाद आमिर लियाकत हुसैन, इस तरह के कितने हम जो है अपने मुल्क के जो हमारे सरमाया है, जो हमारे असास है, हम उनको खोते रहेंगे। अब जो है मेरे ख्याल से हमें और गुंजाइश भी नहीं है कि हम इस तरह के अपने मुल्क के असासों को हम जो है इस तरह से रुस्वा होते हुए दुनिया से जाते हुए देखें। अदनान साहब आप क्या कहेंगे? अभी जिस तरह से नज़ाकत साहब ने पूरी गुफ्तगू की है कि
जो जिस तरह से आमिर लियाकत हुसैन की जो वीडियोस थी उनके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन नहीं लिया गया, उनकी ज़िंदगी में अगर ये एक्शन ले लिया जाता साइबर क्राइम, तो मेरे ख्याल से आज वो इस तरह से दुनिया से रुस्वा होकर नहीं जाते। उनको उनकी जो आखिरी वीडियोस है उसमें उन्होंने रो रो के पूरी कौम से भी माफ़ी मांगी। उन्होंने ये तक कहा कि मुझे जीने दो, मुझे नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, जब मैं चला जाऊंगा फिर तुम लोगों को सबको याद आएगा कि एक मीम्स बनाने वाला, मतलब एक वीडियो तुम लोगों को हंसाने वाला तुम लोग जिसपे मीम्स बनाया करते थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। जी बहुत मैंने तो पहले भी आपसे कहा कि ये एक अफसोस है, लेकिन मुझे उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि शायद हमारी कौम इस बात को समझ जाए और हम अपनी पर्सनल रेटिंग बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें छोड़ दें। मैं ये तो नहीं समझता कि शायद किसी की वीडियो या किसी का मजाक उड़ाने की वजह से आमिर लियाकत साहब की वो उनकी मौत हुई, उनकी डेथ हुई। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि हाँ, ये एक डिप्रेशन का ज़रूर शिकार पे ले जाती है, क्योंकि एक जब इंसान एक लेजेंड होता है, एक पब्लिक फिगर होता है, पब्लिक फेस होता है, तो उसको जब आप इतना हर्ट करते हैं, मतलब मैं किसी को पर्सनल नहीं कहूँगा, लेकिन जाहिर है हमारे दोस्त यार भी होंगे, उसमें आपके भी दोस्त होंगे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया होगा, शायद हमने भी उसकी वीडियो देखी होगी, तो हमने जो है वो कभी उनको कंडेम नहीं किया इन चीज़ों को। हमें इन चीज़ों को रोक देना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारे मुल्क का असासा है। मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि प्राइवेट और पर्सनल लाइफ की अपनी उसकी ज़ाती चीज़ है, उनके सवाब, उनके गुनाह, वो सब उनका रब ऊपर बैठा है, वो हिसाब लेने के लिए मैं और आप उसका हिसाब नहीं ले सकते। हमारे लिए तो यही बहुत है कि वो पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करते थे और ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड गाय, जैसे मैंने आपसे कहा, और एज अ पॉलिटिकल वर्कर उनके साथ काम थोड़ा क्लोजली किया तो मैंने और ज़्यादा उनको समझा। एक तो ये होता है कि आप टीवी पे किसी को देखते हैं और उसके साथ जब आप लाइव बैठते हैं, फिर उसके साथ जब आप काम कर रहे होते हैं, तो वो एक डिफरेंट आपको अंदाज़ा होता है कि ये किस तरीके का आदमी है। हाँ, मैंने उनको ये बहुत ज़्यादा पाया, जो मैंने बहुत कम लोगों में देखा, कि वो एक जिसको बड़ा मैं आपको कहूँ कि नॉर्मल लैंग्वेज में मलंग आदमी कहते हैं ना, जिसको, जो आदमी ये नहीं देखता कि यार मतलब हम क्या खा रहे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, बस ठीक है यार, बादशाह आदमी होता है, ठीक है यार, दोस्त साथ हैं, आप साथ हैं, बैठे में जहाँ दिल चाहे बैठ गए, जो दिल चाहे खा लिया, तो वो कोई नखरे वाले आदमी मुझे नहीं महसूस हुए। और हमने उनके साथ फील्ड में भी काम किया, तो मुझे कभी उनसे ये महसूस नहीं हुआ कि शायद वो कोई एक प्राउड फील करते हैं, मतलब हर एक से मिलना, हंस मिलना, थोड़ा मजाक क्रिएट करना, लोगों में बैठ के हंसना बोलना, वो एक उनका अपना एक मखसूस स्टाइल था, जिससे वो पब्लिक उनकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत होती थी। तो फिर वही मैं कहूँगा आखिर में कि अल्लाह उनको जनरल फिरदौस में जगह दे। बिल्कुल। आज जो है बजट भी पेश किया जा रहा है, तो बजट के हवाले से जो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, पीटीआई के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि अब एक और बड़ा जो है बम आवाम के ऊपर गिरा दिया जाएगा। तो जो 4 बजे बजट पेश करने जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, अवाम दोस्त बजट हो गया फिर अवाम दुश्मन? जी, मैं अल्लाह दुआ तो यही है कि ऐसा ना हो, लेकिन नज़र तो ऐसा कुछ नहीं आता। अवाम के ऊपर तो बम पे बम गिराए जा रहे हैं पिछले 1 डेढ़ महीने 2 महीने से, आप विटनेस हैं इस पे, और पूरी पब्लिक देख रही है, हम तो सिर्फ नहीं कह रहे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि कोई ऐसा आ जाए जिसमें आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, क्योंकि देखें इस वक्त जो प्रेशर है, जिसमें लास्ट हम टॉक शो में ये बात भी डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा, तो अभी उसके बाद फिर 30 रुपये बढ़ गया, अभी सुन रहे हैं कि दोबारा, मैंने आपसे कहा था कि ये अगले, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि एक और अभी टीका लगने वाला है इस कौम को। तो एक्चुअली इतना ज़्यादा अगर हम बहुत तेज़ तेज़ जाएंगे ना, तो हम उसका रिटेलिएशन का हम उसको रोक नहीं पाएंगे। और ये कोई बईद नहीं कि ये रोडों के ऊपर शुरू हो जाए, सरेआम अब दिन दिहाड़े हो रहा है आजकल, हम तरह तरह सुनते हैं, कोई गन शॉट हो गया, किसी ने मोबाइल, मैंने उस दिन एक वीडियो किसी ने मुझे फॉरवर्ड की, मैंने देखी, तो वो कोई डिफेंस में एरिया है निशाद कमर्शियल, वहाँ पर कोई 25-30 साल के 4 लड़के खड़े हुए थे रात को, और उसमें वीडियो बनी है, बकायदा सीसीटीवी मौजूद है मेरे पास, में 2 स्नैचर आए, वो स्नैच कर रहे थे, तो एक लड़के ने सिर्फ आगे बढ़ के उनसे कोई बात करना चाहिए, एंड उस बंदे ने उसी वक्त गोली चलाई, उसकी नेक में गोली लगी, और वो लड़का मेरे ख्याल है वो वीडियो से तो 25-30 साल का ही लग रहा था, और वो सुना था कि वेंटिलेटर पे है, गोली निकल गई है, बट वो होश में नहीं है। तो ये एक फैमिली का पूरा जिंदगी का सेटबैक हो जाता है, जिसकी फैमिली से एक जवान इंसान चला जाए अचानक। ये चीज़ें तभी होती हैं जब रोजी रोटी नहीं होती, जेब में पैसे नहीं होते, घर में
दाल चावल नहीं होगा, जो घर में उसके जब रोटी नहीं होगी तो वो क्या करेगा? ज़ाहिर मजबूर वो होकर बाहर इंसान यही निकलेगा। करेगा और मैं कोई उसकी ऑप्शन भी मजबूरी को, नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, क्राइम इज क्राइम, बट लेकिन हम लोगों को क्राइम की तरफ लेके जा रहे हैं ना। तो हमें हमें ये ख्याल करना है कि ये जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा इससे बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा होगी। अब आप ये देख लें कि सुई गैस हमारी निकल जाएगी हाथ से, ये हमारे ऊपर एक अनदर बम आएगा, फिर हमारे ऊपर पेट्रोल के साथ साथ अब आप चले जाएं उसके ऊपर बिजली के ऊपर, तो हमारा जो प्रेशर होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। ऑनेस्टली हमारी कौम इसको बर्दाश्त नहीं शायद अफोर्ड ना कर कर सकती, पाए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये किस तरफ मामला जाएगा ये नहीं जानते, लेकिन दुआ है अल्लाह से कि ये ऐसा ना हो, क्योंकि ये देखें 2 रुपए 3 रुपए चीज़ों को जो है वो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन आप 30-30 रुपए को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप गिर जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब ये आता है तो इंडस्ट्री, सबसे पहले रिटेलिएशन शुरू कहाँ से होती है? इंडस्ट्री से शुरू होती है। देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, उसकी एक मखसूस कॉस्टिंग होती है। अगर आप थोड़ा सा मार्जिन उसका स्क्वीज भी हो जाता है, कहते हैं ठीक है यार मैं माल तो बेचना शुरू करूँ, लेकिन जब उसका अभी इस वक्त मैं आपको बताऊं, इस वक्त इंडस्ट्री की पोजीशन ये है, क्योंकि मैं खुद भी एक इंडस्ट्री चलाता हूँ, मेरा बिजनेस है और भी मेरे सारे दोस्त मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो इस वक्त पोजीशन ये है कि हर आदमी अपना माल नहीं बेचने में इंटरेस्टेड है। कुछ भी आप ले लें, आप चाहे चावल ले लें, आप तेल ले लें, आप आटा ले लें, आप वीट ले लें, गंदम, कुछ भी ले लें आप, वो इस वजह से कि उसको ये समझ नहीं आ रही है कि मैं अगला प्रोडक्शन करूंगा कैसे, मेरे पास तो इतना मतलब मेरी कॉस्टिंग जो है वो मेरी प्राइस से ऊपर निकल जाएगी, तो वो क्या माल रोक रहा है। अच्छा, जो बाजार है आपके सामने है, वो जिनके पास प्रोडक्ट्स हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर ले लें या स्टॉकिस्ट ले लें, उन्होंने इतना ज़्यादा स्टॉक कर लिया है कि वहाँ से वो प्रोडक्ट बेच नहीं रहे, ठीक है। तो एक तो ये शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, शॉर्टेज की वजह से वो कह रहा है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो एक प्राइस भी हाइक हो गई है। अच्छा, फिर जाहिर है प्राइस हाइक का हर एक के पास एक ही ऑप्शन है कि जी वो पेट्रोल 60 रुपये बढ़ गया, तो इट्स नॉट ओनली पेट्रोल, ये बिजली भी बढ़ जाएगी, गैस भी बढ़ जाएगी, पेट्रोल भी, सारे ऑप्शन, जब सारे हमारे पास जो दरवाजे हैं जहाँ से हमारी प्रोडक्शन कंट्रोल होती है, जब ये सब बढ़ जाएगा तो हम इतना महंगा अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ गई है, हर आदमी एक दूसरे से यही बात कर रहा है, बल्कि इनफैक्ट मेरे एम्प्लॉय का फोन आया मेरे पास, का सर मैं पहले बाइक में 2 लीटर 3 लीटर पेट्रोल डालता था दिन का, और तो वो मेरा 200 रुपये 250 रुपये में काम हो जाता था, तो अभी यही पेट्रोल 600 रुपये का हो गया, 650 हो गया, तो मैं इसको मैनेज कैसे करूँ? दैट आई हैव टू रेज हिम, मैं क्या करूँ? ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या कहूँ कि ना करे? यहाँ पे मतलब आप अपनी बात कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस है, वो सेटल बिजनेस है, लेकिन एक आम इंसान जो डेली जिसकी आमदनी है वो कैसे गुजारा करेगा, ये भी जो है देखना होगा। मैं कह रहा हूँ ना कि हमें जब इतनी तकलीफ है, अल्लाह ने हमें इतना साहिब हैसियत दिया है कि हम जहाँ बैठते हैं उठते हैं खा लेते हैं, अल्लाह पाक की मेहरबानी है। ये आप ही सोचें जो डेली वेजेस का आदमी है वो एक्चुअली तो उसको सबसे ज्यादा तकलीफ है। सही बात है, क्योंकि उसको तो घर 2000 रुपए दिन का लेके जाना है। अब वो अगर नहीं लेके जाएगा तो ऑब्वियसली जब उसके घर में प्रेशर आएगा या उसका बच्चा भूखा बैठा होगा तो वो बाहर निकलेगा घर से, उसके बाद वो नहीं सोचता कि यार मैंने क्या करना है, वो कहता है मेरी जिंदगी बचेगी तो खैर है, मैं तो पैसे तो घर लेके आऊँ ना। सही बात है। ठीक है जी अदनान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना टाइम दिया। नज़ाकत साहब, ब्रेक से के वापस आने के बाद जो है मैं आपसे भी डिस्कस करूंगी जो बजट है आने वाला, जो अभी 4 बजे बजट पेश किया जाएगा, वो आवाम के लिए जो है वो बेहतर होगा या जिस तरह से और बजट पहले भी पेश किए गए थे तो वो आवाम के लिए आवाम दोस्त बजट होगा या आवाम दुश्मन बजट होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकसर ज़मीन से निहाल मलिक साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। सरदार नज़ाकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी बजट के हवाले से जो कि आज जो है 4 बजे पेश किया जाएगा। नज़ाकत साहब, अभी अदनान मलिक साहब के, अदनान इस्माइल साहब के आपने जो है जो उन्होंने कहा पूरी आपने गुफ्तगू सुनी, तो आपका क्या कहना है, ये जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट होगा या अवाम के लिए फिर से एक और बम लेकर आने वाला है? देखिए, एक तो पहली बात तो ये कि अदनान साहब बात करके चले गए, उनका पीटीआई से ताल्लुक था। जो कमिटमेंट्स इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने आईएमएफ के साथ की थी, जाहिर है अगर कोई भी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट चली जाती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की या कोलिशन पार्टनर अगर गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसमें
उनको सारी वो चीज़ें ऑनर करनी पड़ती हैं, सारी कमिटमेंट्स उनको ऑन करना पड़ता है जो पिछली गवर्नमेंट ने किया होता है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये टाइम नहीं है कि हम कोई पॉइंट स्कोरिंग करें और एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के सारे लोग, पाकिस्तान के चारों सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर के लोग इस वक्त ICU में पड़े हुए हैं। चाहिए ज़रूर हमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को, तमाम लोगों को चाहिए कि ये मुश्किल वक्त है, इसमें अपनी अपनी पॉलिटिक्स के बजाय सब लोग मिल के बैठें, एक दूसरे से अपनी जितनी चीज़ें वो शेयर करने के बाद मैं समझता हूँ कि आज जितना पॉलिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हुआ इसको कम से कम होना चाहिए। मेरा अपना एक व्यू पॉइंट है कि पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई गवर्नमेंट अकेली ये सारे मसाइल हल नहीं कर सकती। सही बात है। जब तक कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बाहर हैं, सबको मैं समझ रहा हूँ कि मिल के इस पाकिस्तान के मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए। जहाँ तक आपने बजट की बात की, तो मेरे ख्याल में जितना ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है और जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो सजेशन दी हैं अपनी पार्टी की तरफ से, उनको वो होना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ कि कोशिश करनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को कि अवाम दोस्त बजट तो खैर क्या होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा बजट हो कि जो कुछ ना कुछ रिलीफ पाकिस्तान के लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि जिन हालात में पाकिस्तान के लोग गुजर रहे हैं इस वक्त, मैं समझ रहा हूँ कि जितना मुश्किल हालात इस वक्त हैं इससे पहले कभी नहीं आए। तो इसमें हम अगर आज यहाँ बैठ के पॉइंट स्कोरिंग करें कि जी इमरान खान साहब सारा करके चले गए या उससे पहले वाली गवर्नमेंट, नया मैं समझ रहा हूँ कि एक होना चाहिए, कमिटमेंट्स होनी चाहिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी अपनी इनपुट देना चाहिए और बजट सजेशन भी होने चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि अपोजिशन सिर्फ वहाँ पे क्रिटिसिज्म करने के लिए और जलसे जुलूस करने के लिए और नेक्स्ट इलेक्शन का सामने रख के कोई फैसला करे, बल्कि पूरी दुनिया में ये होता है कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं और अपोजिशन की जमातें होती हैं, वो उसको बेहतर से बेहतर तरीके से सजेस्ट कर रही होती हैं और उनसे गाइडलाइन लेके हुकूमतें बजट्स भी पास करती हैं, बनाती भी हैं, अपने अवाम को रिलीफ भी देती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब हम उस टेम्परेचर पे पहुंचे हुए हैं कि हमें हर चीज़, हर हालत में अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म करना है। तो मैं समझ रहा हूँ कि उम्मीद भी है और हुकूमत पाकिस्तान से, आपके चैनल के तवसत से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को और बिलखुसूस कराची के ही आपको पता है वजीर खजाना साहब कराची से ही उनका ताल्लुक है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के हालात अगर देखना चाहते हैं तो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास जाएं। हम तो पब्लिक में रहते हैं, हमें पता है कि जिस तरह के लोग जिन मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से, वजीर खजाना से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल से। मैं आज कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता कि खुदारा पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका है वो बिल्कुल लोग खुदकुशियां करने पे तैयार हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा रिलीफ मिले लोगों को कि कम से कम वो भी इस चीज को फील कर सकें कि यार हम अपने मुल्क में रहते हैं और ये मुल्क हमारा भी है। जितना अगर किसी प्राइम मिनिस्टर का है या चीफ मिनिस्टर का है या कोई किसी पॉलिटिकल वर्कर का है, पॉलिटिकल लीडर का है या ब्यूरोक्रेट्स का है, जर्नल का है, जज का है, तो इतना हमारा भी है। उनको ऑनरशिप देने के लिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से, आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा लोगों को इस बजट के अंदर रिलीफ दें। और जिस तरह लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं भी पूरा पाकिस्तान घूम के आया हूँ। मैं 15 दिन की विजिट पे गया था पूरे पाकिस्तान में, शहर शहर में लोगों से मिला हूँ। जिन हालात में लोग गुजर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि पता नहीं लोग किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूँ मैं हुकूमत पाकिस्तान से कि सिर्फ ये ना करें कि यूटिलिटी स्टोर पे आटा सस्ता कर लिया या कुछ कर लिया या इस तरह की, ये 2000 रुपए दे दिए 40,000 कम आमदनी वाले को, वो भी हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से, मतलब ये जो इस तरह के कहा जा रहा है मेजर्स हम लोग ले रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। खुदारा
मैं इमरान खान साहब से आज रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तान की चारों सूबे की गवर्नमेंट से कि खुदारा लोगों को रिलीफ देने के लिए अपना अपना इनपुट। शहबाज शरीफ वजीर आज़म शहबाज शरीफ सबको सबको देखे, मैं आपको बताऊं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं इस वक्त कम से कम पाकिस्तान के जो 80% लोग हैं वो मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं और जंगी बुनियादों पे ऊपर, वार फुटिंग पे ऊपर लोगों को रिलीफ देने की जरूरत है। ये बजट बुक और ये सारी चीजें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आज गरीब आदमी को कोई इससे कंसर्न नहीं है कि भाई आप फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान के अंदर कितना है, हम रिजर्व कितना लेके आए, डेफिसिट कितना है, हमारे जो लोकल जो कर्जा जान वो कितने, आज लोगों को रिलीफ देने की जरूरत है। और मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को इसी सूरत में रिलीफ मिल सकता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बैठे और हुकूमत पाकिस्तान को सजेस्ट करें कि पाकिस्तान के जो आम आदमी है उसको कैसे रिलीफ मिले। ठीक है जी, निहाल मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर ने बड़ी अच्छी बात की। आज किसी किस्म के पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं हो रही है, अवाम की बात की और बहुत अच्छी बात की है, अवामी बात इन्होंने की है। और बहसियत सियासी दिमाग रखते हुए मैं भी इनको जवाब इसी तरह दूंगा ताकि पाकिस्तान में जो ना अब आने वाला जो वक्त है ना, लोग कहते हैं कि आने वाला वक्त बहुत बुरा है, लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त बुरा नहीं है, बुरा वक्त आ चुका है। अच्छा, बात बजट की आप अगर करें तो जो बजट पेश होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान की आवाम को इस बजट का कोई असर पड़ेगा। वो कैसे? बाद में जो कर रहा हूँ आप ये सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं। वो इसलिए नहीं पड़ेगा सर कि बजट आने से पहले ही हमारे ऊपर, आवाम के ऊपर इतने बम गिरा दिए गए हैं कि हमारे दिमाग माऊफ हो गए। हम तो यानी कि तय्युन नहीं कर पा रहे कि कैसे जिएंगे। एक के बाद एक सदमा आवाम बर्दाश्त करती जा रही है, अब तो आदत हो गई है। सदमा हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि जो महंगाई, जो भाई ने कहा ना कि जो मिडिल तबका है और लोअर मिडिल तबका, अच्छा लोअर मिडिल तबका तो वो तो फिर भी कुछ आगे पीछे से मदद लेकर कुछ भी करके अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन जो मिडिल क्लास जो है ना, वो ना किसी से मांग सकता है, जो सफेद पोश लोग जिन्हें कहा था लोग है ना। तो जो हालात हैं अभी पाकिस्तान के, तो बजट कोई मायने नहीं रखता इसके लिए। ये एक नहीं 10 बजट पेश कर दें, कुछ नहीं फॉर्मेलिटी होगी, वो एक फॉर्मेलिटी होगी। हम पहले इतना आप देख लें कि महंगाई का जो शरह है वो तकरीबन 11.3% है, और अभी 2018 से लेके अब तक जो बेरोजगारी हुई है, तकरीबन 45 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सर्वे रिपोर्ट है, आप उसको उठा के देखें कि 45 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो बजट का उस पर क्या असर पड़ेगा? आज देख ले, रेजनी बढ़ गई, चोरी डकैतियां बढ़ गई, लोग दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं, या छीनने वाला मार रहा है या जो लुट रहा है वो मारा जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, हम हुकूमत आ गई, नई हुकूमत आ गई, पहले सेलेक्टेड हुकूमत आ गई, अब वो कहते थे, हम कहते थे वो सेलेक्टेड हुकूमत है, अब ये आ गई तो अब हम कह रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत है, ठीक है ना। तो सेलेक्टेड और इम्पोर्टेड के चक्कर में जो गरीब आवाम पिस रही है ना, आप यकीन करें कि भाई ने जैसा कहा कि अभी ये पाकिस्तान के विजिट पे गए थे और इन्होंने देखा, बिल्कुल देखा होगा और दुख भी होगा, जाहिर सी बात है, इंसान है हम, लेकिन हम लोग रोज़ फेस कर रहे हैं। मैं जिस हल्के से बिलोंग करता हूँ, N251 से, औरंगी टाउन का एरिया है, जो एशिया की बड़ी आबादी है, उसको कहते हैं, आज तक उसको एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहते हैं, जबकि उसको आबाद हुए 40-50 साल हो गए, लेकिन वो कच्ची आबादी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है ना। और आप यकीन करें कि उस इलाके में आज भी जो हालत ज़ार है, मैं आपको बताऊं कि ये जो कराची की जो इंडस्ट्रियल एरिया जो चल रहे हैं ना, जो सनती इदारे जो चल रहे हैं, फैक्ट्रियां जो चल रही हैं, 75% लोग औरंगी टाउन से वहाँ मजदूरी के लिए जाते हैं, ठीक है। और ये तो वो है ना एक कहावत कि लग्जरी गाड़ी पे आपको सफ़र करवाने वाला ड्राइवर जो है ना, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है और फिर वो खुद धक्के खाता हुआ जाता है ना। एक आपका आलीशान बंगला तैयार करने वाला मजदूर बेचारा, वो बड़ी मेहनत करता है और उसके बाद वो जाके वो अपने टीन की चादर में, या अगर नहीं है तो वो कहीं पे भी वो बसेरा कर रहा है ना, है ना। ये तो ये सही है, ये कहावतें बिल्कुल सही हैं। हम आज पाकिस्तान में जहाँ खड़े हैं, ये सारी कहावतें सच हो रही हैं और हैं, इसको मानना पड़ेगा। तो बजट को मैं ये समझता हूँ कि
बेहतर है कि बजट पेश ना किया जाए, क्योंकि बजट पेश करने के बाद अभी बहुत सारे लोगों ने खुदकुशियां की हैं, बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं, कह रहे हैं हार्ट अटैक हो गया, लेकिन किसी को क्या पता कि एक बाप है, उसके घर में 6 बच्चे हैं, 18,000 रुपये वो कमा रहा है, और जब वो पानी के लिए तड़प रहा होता है तो 3,000 रुपये का टैंकर वो खरीद रहा होता है। अल्लाह अकबर है, पाइपलाइन है उसके, उसमें पानी नहीं है, बिजली है, लेकिन वो जब सारा दिन थक कर वो अपने घर जाता है और रात को जब लेटने की करता है तो लाइट चली जाती है, पूरी पूरी रात लाइट नहीं होती है, तो वो क्या करेगा, वो अपने बच्चों को किस तरह पालेगा, तो वो ऐसी 18 से 6 घंटे का लोड शेडिंग का इन्होंने मतलब मामूल बन चुका है ये, अब इतना उन्होंने तंग करके रखा हुआ है ये कि इलेक्ट्रिक। मैं सच बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस कराची के अंदर जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं, जो रफाई इदारे काम कर रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत लोगों को खाने भी दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, अगर ये ना हो तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको डेली बेसिस पे लोग खुदकुशियां करते, आप उनको देखेंगे, लोग भूख से मरेंगे। अगर जिस तरह आज मैं कराची का बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर आपको बता रहा हूँ कि कराची में लाखों की तादाद में लोग इन इदारों से खाना खाते हैं, सैलानी से खाना खाते हैं, जेडीसी से खाते हैं और मुख्तलिफ इदारे। कुछ लोग ऐसे भी हैं अल्लाह वाले कि जो अपना नाम भी नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं, तो और आज अगर ये इदारे नहीं होते, मैं हुकूमत पाकिस्तान से, मैं आज रियासत से सवाल करना चाहता हूँ कि अगर ये इन इदारों का क्या, इनका कोई काम तो नहीं था कि लोगों को खाना दें, फैसिलिटेट करें, एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये तो रियासत तो माँ की जिम्मेदारी, माँ जैसी होती है रियासत, उनके मेडिकल का, उनके खाने का, उनकी सारी चीजों का। देखें, हम अगर अपनी जात का या अपनी पार्टी के ऊपर बात करेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोगों को, हम उस तबके से ताल्लुक रखते हैं ज़ाहिर है जहाँ पे हमें अपने तबके को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये अगर इदारे नहीं होते जो लोगों को खाना दे रहे हैं, तो आपको डेली बेसिस पे आपको 50 से 100 आदमी खुदकुशी करते मिलेंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि आज मैं उन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो आज इस मुश्किल तरीन हालात में लोगों को घर घर पे खाना देते हैं, लोगों को अपने अपने जगह पे साफ सुथरा बिठा के खाना खिलाते हैं। ये हमारी रियासत के लिए शर्म का मुकाम है कि हमारी रियासत हमारे लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकी। और ये बजट बनाना, देखें, आम आदमी, अगर पाकिस्तान के अंदर 80% लोगों को नहीं पता कि ये बजट के अंदर क्या लिखा हुआ है, और 80% लोग कौमी असेंबली के अंदर बगैर बजट पढ़े हुए हाथ खड़ा कर देते हैं। सही बात कि हमारी पार्टी ने ये फैसला किया, हमने हाथ खड़ा कर। जब आप लेजिस्लेशन ऐसे करेंगे, ऐसे लोग असेंबलियों के अंदर जाएंगे कि जो उस तबके से ताल्लुक ही नहीं रखते, तो वो कैसे ग्रास रूट लेवल के लोगों को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आज ये समझता हूँ कि जिस हालात से पाकिस्तान के लोग गुजर रहे हैं, मैं पब्लिकली ये बात, कल भी मैंने किसी एक प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि खुदारा उस वक्त से हमारे एलीट क्लास डरे, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, कि लोग बाहर निकल के आ जाएं। और अब लोग थक चुके हैं, लोग बाहर निकल के आगे। नज़ाकत साहब, आपको पता है अब तो ये दौर आ चुका है कि अब खुले आम जो ना, ये जो हमारे स्नैचर्स वगैरह हैं, अब ये खुले आम ढूंढ रहे, मतलब लोगों को लूट के चले जाते हैं, बल्कि अब तो लोगों के घरों में घुस के, हमारे K21 के कैमरा मैन है शाकिर है, उनके भी घर में घुस के दिन दहाड़े उन्होंने जो है ऐसे सफाई से एक चीज लेकर गए और उसके ऊपर पुलिस हमारी अभी तक बेबस है, वो अभी तक पकड़े, मतलब कानून की गिरफ्त में ही नहीं आए। वो इस वाकये को गुजरे 3 से 4 दिन हो गए। लोगों के महल्लात हैं, वो अगर ये सोच रहे हैं कि ये उनके महल्लात महफूज रहेंगे, और मैं समझ रहा हूँ कि सब लोगों को ये मुश्किल हालात के अंदर बैठ के लोगों को ये करना चाहिए कि भाई हम अपने 80% लोगों को कैसे हम रिलीफ दे सकेंगे। 80% लोग पाकिस्तान का वो तबका है जिसका इनकी किताबों से, इनके बजट से, इनके फैक्ट एंड फिगर से, फॉरेन एक्सचेंज से, लोकल हमारे पास कितने पैसे हैं या लेजिस्लेटर क्या कर रहे हैं, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। भाई उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए, इज्जत से उनको आप रिलीफ दें। ये पूरी दुनिया में होता है कि रियासत उनको रिलीफ देती है। अब अच्छा, मैं या भाई या आप, हमें इस चीज से क्या ताल्लुक है कि भाई IMF की किस्त आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। सही बात है। हमें तो भाई पता भी नहीं है कि IMF से जो पैसे लेते हैं ये लोग कहाँ छोड़ते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये वक्त है। मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी का वर्कर होने के नाते मैं मुतालबा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हालात इन 15 दिनों में मैंने पाकिस्तान के देखे,
खुदा की कसम मुझे बहुत सारी जगहों पे रोना आया कि कैसे लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज मुझे कोई एक बंदा 50,000 रुपया 60,000 रुपया अगर घर में लेके आता है तो उसका बजट बना के दिखा दे कि 50-60,000 रुपए में मिलता क्या है, अरब जो और फिर बिलावल किसको साहब मिलता है ने 50-60,000 अरब रुपए। जो बिलावल साहब ने जो चीन का दौरा किया था, वो जिन्होंने माफ करवाए हैं, वो भी तो, ये भी तो एक अच्छी चीज है ना, मतलब ये चीज ये हुई सारी है, चीजें इसका हैं, क्या- लेकिन हाँ। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जब तक पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त देखें, आप पाकिस्तान का पाकिस्तान का 80% पाकिस्तानी क्यों अपने आप को पाकिस्तानी समझे? मुझे सवाल करता हूं मैं आज एलीट क्लास से, जब आप उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, इज्जत नहीं मिल रही, तो फिर वो पाकिस्तानी किस चीज के लिए पाकिस्तानी है भाई? आप लोग उनको ऑनरशिप तो दें, हमारी एलीट क्लास, हमारे इदारे उनको कम से कम उनको फैसिलिटेट तो करें। इस वक्त पाकिस्तान के जो खतरनाक तरीन हालात चल रहे हैं, मैं 15 दिन के विजिट के बाद मैं ये स्टेटमेंट आपके सामने दे रहा हूं कि पाकिस्तान के लोगों की बस हो चुकी है। हमें इस चीज से मुझे खुद लोगों ने बताया, मुल्तान में, भावलपुर में, फैसलाबाद में लोगों ने बताया कि भाई हमारा एंड हो चुका है और उस वक्त से हमें डरना चाहिए, चाहे पॉलिटिशियन है या चाहे जिस मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 15 दिन के विजिट के बाद मैंने ये महसूस किया है कि 80% पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात में गुजर रहे हैं। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, चाहे जो भी है, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करता, चाहे इमरान खान साहब हैं, मेरी लीडरशिप है, नून लीग की लीडरशिप है, मुस्तफा कमाल साहब हैं, जो लोग भी हैं, इस वक्त अगर पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए अपना रोल अदा नहीं करते तो 80% लोग पाकिस्तान के इनको सबको मुजरिम समझेंगे। बिल्कुल ठीक है, बस ये मेरी स्टेटमेंट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नज़ाकत साहब, आपका आपने अपना टाइम दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें एमके पाकिस्तान से जो है गेस्ट ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।